इनका गांव बांध से तीसरा महाराष्ट्र का गांव है। बांध से केवल 11-12 किलोमीटर दूर। और नूरजी भाई छोटे थे तब से आंदोलन में जुड़े हैं। किसी शाला में न जाते हुए हमारी सत्याग्रह पर जो शालाएं चलती रही और उसके बाद ये जीवन शालाओं के चित्र आप देख सकते हैं, जो चली नहीं रही है, ऐसा आरोप, झूठा आरोप हम पर डालकर चौकसी चालू है। हम सहयोग दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ही शालाओं से नूरजी जैसे बच्चे युवा हो गए। आज मत्स्य व्यवसाय के हमारे 21 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संघ के उपाध्यक्ष हैं और बहुत सारे विस्थापितों के कार्य खुद करते हैं। साथियों, आज इस पत्रकार परिषद को, पत्रकार वार्ता को लेने की जरूरत पड़ी क्योंकि कई सारे माध्यमकर्ताओं ने हमसे आग्रह किया कि आपको जो झूठा प्रचार हो रहा है उसका जवाब देना जरूरी है। नहीं तो हम तो दलीय राजनीति में है ही नहीं, किसी भी पार्टी की मैं सदस्य हूं ही नहीं। और चुनावी राजनीति में जो आज मूल्यहीनता आई है और वोट बैंक के लिए जो गलत आधार लिए जाते हैं, जिनमें कुछ माध्यमकर्ता भी शामिल होते हैं, उसकी पूरी हकीकत हम जानते हैं। लेकिन जब न केवल चुनाव में सहभाग लेने वाले मतदाताओं को, लेकिन पूरे देश को गुमराह करने की एक साजिश चलती है, और वो भी विकास के नाम पर, जो आज राजनीति में तंत्र और मंत्र बन गया है, तो हम लोगों को इस देश के विस्थापितों के लिए ही नहीं, सभी वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए अहिंसक सत्याग्रही संघर्ष करने के लिए आप सब लोगों के द्वारा जनता तक सच्चाई पहुंचना जरूरी होता है। आज वही एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग अन्यथा अपना कार्य जारी रखे हैं। 37 साल तो नर्मदा घाटी में ही नहीं गए, 37 सालों में जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय बना है और जगह जगह, वो चाहे ओडिशा के नियमगिरी में हो या चाहे महाराष्ट्र के कोंकण में एनरॉन हो, हम सब लोगों को किसान, मजदूर, मछुआरे, आदिवासी, दलित महिलाओं के साथ खड़े होना ही पड़ता है जब वो हमें निमंत्रित करते हैं, और हम लोग पूरा अभ्यास करके ही पोजीशन लेते हैं, भूमिका तय करते हैं। आज नर्मदा का मुद्दा इतना बड़ा क्यों बना है? मोदी सरकार के तमाम नेता प्रधानमंत्री जी के साथ इतने क्यों डरे हैं? क्या उनकी नींद हराम हो गई है? सरदार सरोवर की बात और हमारे कार्य को देखते हुए हर भाषण में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जेपी नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, रूपाला जी, भूतपूर्व सिंचाई मंत्री गुजरात के, भूपेंद्र पटेल जी, गुजरात के मुख्यमंत्री, उत्तर से दक्षिण तक, कच्छ से सौराष्ट्र तक हमारे ही नाम से क्यों अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं दो या आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दो। ये उनके आपस के झगड़े में हमको फंसाने का कारण एक ही है कि नर्मदा के नाम पर जो जो आश्वासन गुजरात की जनता को दिए थे, वो सच साबित नहीं होने के कारण उनको ये डर है कि शायद जनता उनको वोट नहीं देगी। अब टेढ़े मार्ग से वोट निकालने के मनी मशीन, माफिया, पावर सब है, लेकिन इस मुद्दे पर उनको सबसे ज्यादा डर है, इसलिए वो उसी पर अपने बयान दे रहे हैं। आज चुनाव द्वार में होते हुए हम लोग 2 चुनावों के बीच भी संघर्ष करने वाले लोग हैं, और 37 साल से सरदार सरोवर की हकीकत ये बताती है कि सरकार की तमाम त्रुटियां, गलतियां और गलत शपथ पत्रों तक जो बातें हुई है, उसी के कारण सरदार सरोवर को हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल तक रोक के रखा। जब हमारे दिनों तक के उपवास हुए, कभी 18 दिन मुंबई में, कभी 21 दिन दिल्ली में, कभी 26 दिन भोपाल में, घाटी के लोगों के साथ ही हम कार्यकर्ता उपवास पर बैठे, कोई नेतागिरी के लिए नहीं। लेकिन उस दौरान ही कुछ न कुछ हासिल होता रहा, और एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आज जो करीबन 50,000 परिवारों का पुनर्वास हुआ है, वो भी अन्यथा नहीं होने वाला था। ये कई अधिकारी, मंत्री,
मुख्यमंत्री भी मानते हैं। सवाल यह है कि सरदार सरोवर के लाभों का भी आज का चित्र क्या है, और सरदार सरोवर से विस्थापितों का आज का चित्र जो नूरजी भाई ने थोड़े में रखा है, उसके और थोड़ी गहराई से जानकारी आपको क्या देना जरूरी है। सरदार सरोवर से लाभ होने थे 18 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र का। आपको पता नहीं होगा कि अभी अभी एक वीडियो आया, कोई मोहनदास पई नाम के व्यक्ति का इंटरव्यू आया और उन्होंने कहा 24 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई मिल गई है। आपको पता नहीं होगा कि बहुत सारी सिंचाई कच्छ और सौराष्ट्र जैसी जहां कैनॉल्स बनने थे, छोटी नहरों का जाल बने बिना मुख्य नहर, ब्रांच नहर, डिस्ट्रीब्यूटरीज और फिर माइनर नेटवर्क, ये चारों प्रकार के कैनॉल्स बने बिना खेतों में कैनॉल से पानी नहीं पहुंचता है। आज कच्छ में ऐसे कैनॉल्स बने ही नहीं है। और कुल मिलकर भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं सुरेश मेहता जी, उनका 2017 का ये आर्टिकल आलेख ने ही जो बता दिया, कई कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट्स का दाखला लेते हुए वो बताता है कि 22,600 किलोमीटर के एक से आगे एक जोड़े तो इतनी नहरों का निर्माण बाकी था 2017 तक। 1979 में सरदार सरोवर मंजूर हुआ ट्रिब्यूनल के फैसले के द्वारा, जबकि तीनों राज्यों में विवाद था तो ट्रिब्यूनल पंच जैसा बैठता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत। लेकिन ये चित्र आज भी ऐसा है कि हजारों किलोमीटर की नहरें बनी ही नहीं। तो क्या हुआ, कच्छ तक पानी तो पहुंचा, हमने कभी भी कच्छ को पानी देने से रोका नहीं। जब रूपाला जी खुद इरिगेशन मिनिस्टर थे गुजरात के, तब उन्हीं का एक बयान आया था कि एक्सप्रेस कैनॉल बना दो, पहले कच्छ और सौराष्ट्र को पानी पहुंचो फिर बाकी जिलों को। हमने तत्काल उसका समर्थन किया था। लेकिन कच्छ में पहुंचा हुआ पानी जब अडानी के 4 बंदरगाहों को मिला, कच्छ में पहुंचा हुआ पानी जबकि जिंदाल को मिला, जबकि एसीजेड अडानी का है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसको मिला। फॉर्चून अडानी की कंपनी विरमार्क के साथ एडिबल ऑयल के है, उसको मिला। वेल्सपन की स्टील कंपनी को मिला, मैन इंडस्ट्रीज को मिला, सभी को मिला। और कुछ शहरों को मिला क्योंकि वो पाइपलाइन से संभव था, लेकिन किसानों तक पानी नहीं पहुंचा। अभी अभी चुनाव घोषित होते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घाटन किया, वो बहुत ही अच्छा उद्घाटन लगा था कच्छ के लोगों को कि अब तो पानी आएगा खेतों तक, क्योंकि कच्छ की ब्रांच कैनॉल से निकली हुई मांडवी ब्रांच का ये उद्घाटन था। लेकिन 24 घंटे में वो कैनॉल टूट गई। सौराष्ट्र में भी आप देखेंगे छोटी छोटी माइनर नहरें बनने से क्या हुआ है, टूट फूट सबसे अधिक। इसीलिए किसानों को ब्रांच कैनॉल से, बड़े कैनॉल जो होते हैं उससे डीजल पंप लगाकर पानी निकाल कर लेना पड़ता है खुद के खर्चे से। कुछ किसानों ने हमको बताया 2,000 रुपए महीने तक का खर्च आता है। और कुछ किसानों को फिर 1-2 किलोमीटर दूर कुछ तालाब बनाकर उसमें वो पानी भरना पड़ता है। ये सब कैनॉल इरिगेशन नहीं है। जबकि इसके आंकड़े सम्मिलित करके बताते हैं गुजरात के राजनेता कि हमने पूरे गुजरात को सिंचाई दे दी और हरा भरा किया। तो मुझे याद आता है जब पब्लिक डिबेट हुआ था जामनगर में, तब बाबूभाई जसभाई पटेल उस समय के नर्मदा मंत्री हाजिर थे और हम भी थे। उन्होंने स्वामी जी के कोई प्रतिनिधियों को लाया था बोलने के लिए, हमने विस्थापितों को लाया था और जामनगर के निष्पक्ष अधिवक्ताओं ने डिबेट चलाया था हजारों के सामने रात को 10 बजे तक। जामनगर के जिले के लोगों ने सवाल पूछा कि झूठे पर्चे आप बांट रहे हैं, जामनगर भी हरा भरा करेंगे। तो बाबू भाई जसभाई को मंच से उतारकर निकाल जाना पड़ा था। साथियों, 37 साल में बहुत कुछ हुआ है। हम पर हमले भी हुए। हमारे हमलेखोरों में से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस जारी है अहमदाबाद के कोर्ट में, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर।
और 2 को भाजपा ने गुजरात में उम्मीदवार बना दिया है। ये खबर तो मेरे पास अभी अभी कल परसों ही आई है। ये बात निश्चित है कि सिंचाई के अलावा बिजली का लाभ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने इस बांध का 10 साल तक ट्रिब्यूनल बैठ के ही निर्णय हुआ था। उस ट्रिब्यूनल के सामने इस बांध का पूरा विरोध किया था। तो अगर विकास विरोधी कोई है तो उनको पहले कहना चाहिए। इसमें कौन कौन नहीं थे? मध्य प्रदेश में जनसंघ और कांग्रेस ने मिलकर विरोध किया था, जिस जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी बनी। और इसलिए किया था क्योंकि मध्य प्रदेश का ही सबसे ज्यादा विस्थापन 193 गांवों का, और उनको देने के लिए जमीन नहीं थी। ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा जमीन के बदले जमीन किसको देनी पड़ेगी, क्या क्या देना पड़ेगा, लेकिन भूमिहीनों की बात नहीं की। वो सब हमको लड़कर कुम्हार, केवट, नावड़ी वाले, आदिवासी, वनोपज पर जीने वाले, दुकानदार, व्यापारी, कारीगर, मछुआरे, सबके लाभ हमको कोर्ट की कानूनी और मैदानी लड़ाई से लेने पड़े। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि किसी इंटरव्यूज में आज सरदार सरोवर से बिजली चमका दी गई, ये जब कहा जाता है तब हंसे कि रोए आप तय कीजिए। मध्य प्रदेश आज बिजली नहीं मिल रही है, इसलिए 900 करोड़ की मांग कर रहा है। ये भीख नहीं है, पर गुजरात से मांग कर रहा है जो गुजरात दे नहीं रहा है, इसीलिए आर्बिट्रेशन चल रहा है। महाराष्ट्र ने भी 450 करोड़ की मांग की है, इसके सब पुरावे हमारे पास है। और इसीलिए 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस में 2000 से अलग अलग जो जजमेंट्स दिए हैं उसमें पुनर्वास और पर्यावरणीय कार्य की तो शर्तें डाली, लेकिन 2019 में बांध पूरा होने के बाद उन्होंने कहा चारों मुख्यमंत्रियों ने बैठकर पहले इस बात पर निर्णय लेना चाहिए कि जब पुनर्वास न होते हुए डूब लाई गई थी क्या, और अगर हां तो फिर पुनर्वास कैसे होगा, इसका आयोजन होना चाहिए। आज तक ये आयोजन नहीं हुआ है और एक झूठ प्रस्ताव उद्धव ठाकरे जी अकेले रहे, जिन्होंने महाराष्ट्र की तरफ से ऑनलाइन मीटिंग में हमारी पूरी बात सुनकर, सरकार की बात सुनकर, अभ्यास करके डॉक्यूमेंट्स का कहा कि मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, और उसके अनुसार पुनर्वास बाकी है। आज आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की ये सूची है, अधिकृत सूची है, 196 परिवारों को आज भी पुनर्वास का क्या क्या बाकी है, और 3500 से ज्यादा परिवार महाराष्ट्र में पुनर्वसित है। लेकिन आज ये सूची है कि वसाहतों में क्या क्या कार्य बाकी है। इसके लिए भी गुजरात पैसा नहीं दे रहा है, तो बिजली की भरपाई महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की कहां हो रही है? तो एकमात्र लाभ जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को मिलना था वो भी गुजरात नहीं दे रही है, और इसीलिए पैसे की लेन देन अगर करनी थी तो फिर बांध की क्या जरूरत थी? एक भी बूंद पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को सरदार सरोवर से पानी पर हक नहीं है। ये कैसा फैसला आया? जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तब फैसला आया तत्काल, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब बांध पूरा करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, ट्रिब्यूनल का अवार्ड जिसको कानून माना जाता है, उसको नजरअंदाज करके गैर कानूनी रूप से जलाशय भरने का फैसला लिया गया। हमको उपवास करने पड़े, जल सत्याग्रह करना पड़ा। आखिर 2019 में जब डूब लाई गई तब भी 32,000 परिवार मध्य प्रदेश के गांव में बसे हुए थे, ये हमने सर्वेक्षण से बताया। आज उनमें से कुछ हजार परिवार बाकी हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जमीन नहीं दी तो 60 लाख रुपया मंजूर किया हमारी ही याचिका में। एक एक लाभ लेते लेते अभी भी जब कुछ हजार परिवार बाकी है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानून के अनुसार पुनर्वास के बिना डूबना मंजूर है। इसके लिए अगर हम लड़े तो क्या गलत है? विस्थापितों के लिए चल रही लड़ाई क्या बुराई है? और विस्थापितों का हक आदिवासियों का ही नहीं, अति उपजाऊ जमीन पर बैठे हुए 1000 से 3000 तक घरों के गांव भी डूब में आए हैं। आज भी गांव-गांव में कुछ कुछ परिवार बचे हैं। संघर्ष जारी है। मछुआरों को अधिकार मिला है, पर जलाशय पर अधिकार मध्य प्रदेश में नहीं मिला, महाराष्ट्र में मिला, वगैरह वगैरह। मैं यही कहना चाहती हूं कि न लाभ सही साबित हुए हैं,
न पुनर्वास पूरा हो चुका है। ये देखते हुए हम लोगों को सवाल उठाने पड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी हर बार फैसला देना पड़ा है कि ट्रिब्यूनल का पालन होना चाहिए और हर आदेश का पालन होना चाहिए। और आज विकास के नाम पर विस्थापन जो देश में सभी आदिवासियों पर, प्रकृति पर जीने वाले समुदायों पर थोपा जाता है, उसके खिलाफ हर जगह उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कोई भी पार्टी कहीं भी सत्ता में हो, संघर्ष जारी है। तो हम लोग उनके साथ खड़े होना हमारा फर्ज मानते हैं। एक बात और कि इस बांध की लागत थी 4,200 करोड़, अब खर्चा बता रहे हैं 60,000 करोड़। क्या लाभ हानि का ब्यौरा बदलने के बाद कभी भी हानि और लाभ का बेनिफिट कॉस्ट रेशो फिर से रिव्यू किया जाता है? मैं तो वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स की कमिश्नर थी। हम 12 कमिश्नर्स, जिसमें अमेरिका, चाइना के, दक्षिण अफ्रीका के और भारत के एलसी जैन साहब जैसे इकोनॉमिस्ट, हम सब कमिश्नर्स थे। हमने दुनिया के बड़े बांधों का अभ्यास किया। आज तो अमेरिका ने 1000 बांधों को तोड़कर नदियों को खुला कर दिया। नदियों को अविरल बहने दो, ये नारा केवल नहीं है गंगा का, ये जरूरत आर्थिक दृष्टि से लाभ हानि का हिसाब लेकर भी हर देश आज मंजूर करता जा रहा है। यूरोपियन देशों ने 4000 से ज्यादा बांध तोड़ दिए हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत में भी चाइना के नीचे नीचे हजारों बांध बने हैं। उन तमाम बांधों का विरोध हमने थोड़ा किया, पर उन बांधों का आज अगर आप हिसाब लगाना चाहेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जो बहुत सारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स के रिपोर्ट्स में है, दो बहुत सारे एनजीओस के रिपोर्ट्स में है, सरकारी रिपोर्ट्स में है कि लाभ सही नहीं उतरते हैं और संघर्ष के बिना विस्थापितों का पुनर्वास नहीं होता है। पर्यावरणीय असर भी हमारा मुद्दा है, क्योंकि बड़े बांधों से ही ग्रीन हाउस गैसेस सबसे अधिक भारत में निर्माण होते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय हिसाब है। लेकिन आज जो अन्य असर है उसमें गुजरात की सोचिए आप, नीचे वास में बांध के 151 किलोमीटर नर्मदा बहती है, उसमें 2013 से जो पानी घुसा वो 60 से 80 किलोमीटर अंदर आया नर्मदा में, समुंदर का, क्योंकि दैट इज सी इनग्रेस। हमने जब ये कहा था कि ऐसा होगा, तब इन्होंने कहा था कि हम पुरस्कार के लिए मुद्दा उठाते हैं, जो 30 साल के बाद होगा वो आज हम क्यों लाते हैं। लेकिन आखिर उनको इंटरनेशनल एक्सपर्ट को लाना पड़ा और उन्होंने कहा कि इतना इतना पानी नीचे छोड़ना पड़ेगा, जो नहीं छोड़ा जाता है। इसलिए 6000 फिश वर्कर्स, मछुआरे और अंकलेश्वर, भरूच के किनारे किनारे के भूजल पर आधारित खेतीहर और छोटे छोटे गांव या बस्तियां, ये आज सूखा और बाढ़ का चक्र जो नर्मदा में आ रहा है वो भुगत रहे हैं। और जब सूखा होता है तब नर्मदा के नदी में पानी कम रहने से प्रदूषण कितना बढ़ता है। आज हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट है मुंबई के परीक्षण करने वाली लेबोरेटरी की कि नर्मदा का पानी पीने लायक नहीं है। आज इसीलिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, उसमें शहर की गंदगी जा रही है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लग रहे हैं, उसमें उद्योगों का एफ्लुएंस, अवशिष्ट पदार्थ छोड़ना जारी है। ये सब की हकीकत कौन देख रहा है? किसी का ध्यान नहीं है। हम ही लोगों को नर्मदा बचाओ, मानव बचाओ, दोनों को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है और आगे भी संघर्ष करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसा क्रूज चलाने का मुद्दा आता है कि नर्मदा में क्रूज चलेगा ओंकारेश्वर से केवड़िया तक, जिसका डीपीआर भी नहीं बनाया है, ये न्यूज है। और एनजीटी में अब केस दाखिल की है कुछ पर्यावरणविदों ने कि ये अगर होगा तो नर्मदा का पानी पीने लायक नहीं रहेगा। आज ही नहीं है, कल की क्या बात है। जैविक खेती के लिए किसान अगर पानी इस्तेमाल करते हैं नर्मदा का, तो मध्य प्रदेश के अधिकारी कहते हैं आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि नर्मदा का पानी अजैविक है। तो जिस नर्मदा की परिक्रमा महाराष्ट्र के 80% परिक्रमावासी होते हैं, वो पैदल पैदल चलते हैं, 80-80 साल के बूढ़े, उनका जान और दिल होता है नर्मदा जैसी मातेसरी पर। और एक नहीं, सभी नदियों की आज जब ऐसी हालत है
तो भूजल भी प्रभावित हुआ है, पानी के लिए तड़पते रहते हैं लोग, नर्मदा ही नहीं नदी के किनारे के भी। और पानी कहाँ जाता है? सरदार सरोवर इसका उत्तम उदाहरण है। मैंने कच्छ की तो बात कही, पर कोका कोला जैसे फैक्ट्री को बहुत सारा पानी जाता है। जो म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए सरदार सरोवर का पानी 1.6 मिलियन एकड़ फीट, ये एक यूनिट होता है टीएमसी के अलावा, गुजरात के हिस्से में दिया गया 9 MAF, उसमें से 1.6 MAF म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वाटर यूज के लिए रहा। ये मूल प्लान था, लेकिन प्रत्यक्ष में इंडस्ट्रीज और कॉरपोरेट्स को दुगुना पानी दिया गया। आज कंपनी बनाई गई है गुजरात में, गुजरात वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और जिसके डेटा भी सभी उपलब्ध नहीं होते हैं सूचना के अधिकार के तहत। और ये कंपनियों को ज्यादा पानी देती है, तो लोग जो तड़प रहे हैं हर गांव से पैसा भी मांगते हैं पानी के लिए। तो कच्छ के कई गांवों के उदाहरण में दे सकती हूं कि कच्छ में एक गांव है झरपरा, भुजपुर, नवीनाल, ऐसे गांव हैं जिन पर पाइपलाइन पहुंचे हैं पर पानी नहीं मिला है। तो कुछ गांवों को पीने का पानी मिला, जिसका हमने विरोध कभी नहीं किया, लेकिन कई गांव आज भी बाकी होते हुए हर घर नल जल, इस प्रकार की घोषणा करना, दावे करना गलत है। आखिरी बात, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में एक अवैध अनुबंध, इलीगल MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कैसे बना 2015 में, जबकि ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार ही तीनों राज्यों में लाभों का बंटवारा है, पानी का बंटवारा है। लेकिन 2015 में कुछ अधिकारियों के हस्ताक्षर से जो MOU बना है, उसकी भी कुछ कॉपीज मैंने तैयार रखी है। आपको अगर देखना ही है तो आप देख सकते हैं। ये ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ है। ट्रिब्यूनल का फैसला कहता है कि 2024 में ही पुनर्विचार होगा। तो इन्होंने ये आधा पानी, जो नुरजी भाई ने बात रखी, गुजरात को देने का अनुबंध एग्रीमेंट कैसे किया, उसके बदले हम उकई का पानी ले लेंगे, ऐसा उनका दावा है। वो तो तापी नदी में आएगा। तो नर्मदा घाटी में 2 ही तहसीलों में 350 से ज्यादा गांव है आदिवासी, उनके ही लोगों ने त्याग किया है, उन गांवों ने त्याग किया है। उनको छोड़कर तापी नदी के खोरे में लाना, ये बिल्कुल ही भंपक योजना है। और आधा पानी गुजरात को देकर उसके बदले लेना, और आधा पानी वो दोनों तहसील छोड़कर सतपुड़ा के नीचे तापी के ही नदी घाटी में लाना, ये एक साजिश है आदिवासियों को वंचित रखने की। इसका विरोध हर ग्राम सभा ने किया है जो प्रभावित, अफेक्टेड होने वाली है। आपको ये इसलिए बता रही हूं कि किस प्रकार से गुजरात लूटता है दूसरे राज्यों को। इसकी चर्चा तो महाराष्ट्र की नई सरकार आने के बाद जो योजनाएं गुजरात चली गई, इसको लेकर हुई है, लेकिन नर्मदा पर देखने का यही समय है, क्योंकि केवल चुनावी राजनीति तक ये बातें मंजूर नहीं है, मर्यादित नहीं है। तो ये बहुत लंबे भविष्य का सवाल है। नर्मदा पवित्र नदी मानी जाती है, लेकिन प्रदूषित है। सरदार सरोवर सभी को लाभ दे के बन गया, 60,000 करोड़ में ये माना जाता है, लेकिन जरूरतमंद हजारों की तादाद में आक्रोशित है। आपको कितने वीडियोस बताऊं कि गुजरात में जब कैनाल का उद्घाटन हुआ, कैनाल टूटा, मोरबी पुल टूटा, उतना नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारा आक्रोश उठा। और सौनी जैसी नई योजना उद्घाटन किया गया, एक बटन प्रधानमंत्री ने दबाया, एक बटन राष्ट्रपति ने दबाया, वगैरह वगैरह, लेकिन आज भी वो योजना एब्सोल्यूट फेल्योर है। आपको कितने उदाहरण दे दे, मैं इतना ही कहूं कि विकास के नाम पर अंधाधुंधी और मनमानी नहीं हो सकती है। विकास सस्टेनेबल एंड जस्ट, निरंतर और न्यायपूर्ण होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन बचाकर होना चाहिए। विकेंद्रित जल नियोजन करते तो 60,000 करोड़ में गुजरात के एक एक तहसील को कुछ करोड़ रुपया देकर आज तक पानी की व्यवस्था हो जाती, और किसी का लाभ और किसी का नुकसान, इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती। मैं रुककर इतना ही कहूंगी कि आम आदमी पार्टी की न मैं मुख्यमंत्री बनने वाली थी, न बनने वाली हूं, और
कांग्रेस के राहुल गांधी जी के साथ समर्थन देने के लिए हम ही नहीं, बहुत सारे जन संगठन गए, कन्याकुमारी से लेकर अभी मध्य प्रदेश में चल रहे वहां तक। क्यों गए? क्योंकि वो संवादशील है। उन्होंने निमंत्रित किया संगठनों को, ऐसा कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 15 साल तक बैठे पर भ्रष्टाचार पर भी सुनवाई नहीं की। हमने पूरा 7 साल तक आयोग बनवाया, हाईकोर्ट में केस स्वतः प्लीड की और फिर 1600 फर्जी रजिस्ट्रियां साबित की। आज तक एक पर कार्यवाही नहीं हुई, पर हमने हक ले लिया विस्थापितों का। तो ये सब जो हकीकत है वो संवादशील राजनीति के साथ हम लोग समर्थन देते हैं। कोई भी सत्ता में हो, वो अगर गलती करते हैं तो हम लोग संघर्ष पर उतरते हैं, पर अहिंसा और सत्य के आधार पर संघर्ष करने वाले को ये अर्बन नक्सल कहते हैं। नक्सलाइट्स कभी अर्बन थे? कभी शहर में रहकर शहर में संघर्ष करते थे? नक्सलवाद क्या है ये भी उनको पता नहीं है। आज अगर भूमि के लिए जंगल के नियम बदल रहे हैं 1980 के कानून के, ताकि पेशा कानून भी बाजू में, संविधान बाजू में, दिल्ली में बैठकर जंगल दे सकते हैं कंपनियों को, ग्राम सभा को पूछना जरूरी नहीं होगा है। ऐसा प्रस्ताव संसद के सामने है, 12 अगस्त से डाला हुआ। अगर ये मंजूर होता है तो लाखों लाखों आदिवासी उजाड़े जाएंगे, और जंगल खत्म होता है तो ऑक्सीजन आपको भी नहीं मिलेगा। वन है तो जीवन है। ये सब बातों पर अगर हम आग्रही है तो हम तो खुद को सत्याग्रही मानते हैं, और इसके खिलाफ जो कानून लाते हैं, बदलते हैं, किसान आंदोलन को हमको झुकाना पड़ता है उनको, और श्रमिक कानूनों को वो वापस लेते हैं। तो ये सब राजनीतिक खेल है, और कंपनियां और राजनेताओं का जो गठबंधन है उसका ये नतीजा होता है। तो चुनाव में डर के मारे वो हमारे जैसे को ही लक्ष्य बनाते हैं। आप सब लोग सच्चाई जाने और गहराई में अध्ययन करना है, आपका स्वागत है। चलिए हम जाएंगे उन गांवों में जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ। चलिए घाटी में, मैं आपको गांव गांव के लोगों से मिलवा दूंगी, पर यह कभी नहीं होता है। और माध्यमों के आधार पर, जिसको वर्चुअल कहते हैं, वो भ्रामक प्रचार प्रसार होता है। इसके लिए आज के जैसी वार्ता रखना हमें जरूरी लगा है। मैंने ज्यादा समय लिया होगा, आप इसको लिखे न लिखे, आपके दिल और दिमाग में सच्चाई समझेंगे तो हमें विश्वास है कि बहुत सारे 37 सालों से हमारे साथ रहे माध्यमकर्ताओं के जैसे आप भी सच्चाई को उजागर कर सकेंगे। केवल चुनाव तक ही नहीं, उसके पार भी ये मुद्दा अहम जीने मरने का मुद्दा है। आरोप केले जात आहेत, विकासाला विरोध करणारे म्हणजे मेधा पाटकर अशा पद्धतीचा एक मोठा आरोप केला जातो। त्यामध्ये पंतप्रधानांपासून गृहमंत्र्यांपर्यंत सर्वजण आरोप करत आहेत। काय तुमचं म्हणणं आहे? आमचं म्हणणं आहे की आमचा विकासाला विरोध नाही आहे, आमचा अन्यायाला विरोध आहे, अत्याचाराला विरोध आहे, पर्यावरणीय विनाशाला विरोध आहे, आणि लाभ हानीचे खोटे आकडे मांडून एखादी योजना लाभदायक जाहीर करायची, पण प्रत्यक्ष कुठलाच लाभ होत नाही, काहीच लाभ होत नाही असं आमचं म्हणणं नाही। पण प्रत्यक्षामध्ये मोठी शहरं आणि कंपन्या यांनाच पाणी द्यायचं। अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा को पानी देना कभी भी प्लान में नहीं था। केवल छोटे कस्बों को और हजारों गांवों को पानी देने की बात थी, और उन हजारों गांवों की संख्या 4000 से 8000 कर दी थी। तब हमने साबित किया था कि उसमें से 246 गांव ऐसे हैं कि जहां कोई रहता ही नहीं है, वहां भी पीने का पानी देने का वादा किया था। तो झूठे वादों के हम खिलाफ करते हैं। तर म्हणून मराठीमध्ये काय, हिंदीमध्ये साबरमतीचे सगळ्या साबरमती फ्रंट योजना जी बनवली त्याच्यासाठी सुद्धा सरदार सरोवर पाणी टाकलं जात। तिथल्या 40,000 कुटुंबांना उजाडलं। आमचे वकील जे आता नाही आहेत जिवंत, त्यांनी केस लढून आमच्या बरोबर पुनर्वास दिला। आज साबरमतीमध्ये सुद्धा काळं पाणी वाहताना अनेक व्हिडिओज बनलेले आहेत, आणि तरी रिव्हर फ्रंट मनोरंजनासाठी चमकते। सगळ्या नद्यांमध्ये उद्योगांचं पाणी टाकणं हे आता सर्रास चालू आहे। नर्मदा ही अत्यंत प्रदूषित आहे। नर्मदा दुष्काळ आणि पूर यांचं चक्र भोगते आहे। नर्मदेच्या किनारी अवैध रेत खाणी, स्वतः केस लढली,
हातात स्टे ऑर्डर आहे, तरी राजकीय नेते माफियांशी जोडलेले आहेत, म्हणून मध्य प्रदेशची नर्मदा बर्बाद होते. कुठेतरी गुजरातमध्ये भाजपच्या विरोधामध्ये आता वातावरण निर्माण झालेलं आहे, त्यामुळे अशा पद्धतीने त्यांना भीती आहे की नर्मदेच्या संदर्भामध्ये त्यांनी जे आश्वासित केलं होतं, ज्याच्या आधारावरती मतं घेतली होती, ते मतांचे गठ्ठे कदाचित आता त्यांना मिळणार नाही. कारण कच्छ, सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात अगदी विस्थापितांमध्ये सुद्धा आक्रोश आहे. आजही गुजरातचे विस्थापित गेल्या 1.5 महिन्यापासून क्रमिक उपोषण करत आहेत. कोणीही जाऊन त्यांना उत्तरं देत नाहीत. हे सगळं जे चाललेलं आहे ते या भ्रामक माध्यमांमध्ये येत नाही. ही धरातळाची स्थिती आहे, ती जाणणारे आम्हीच आहोत, म्हणून ते आम्हालाच बदनाम करतायत. आम्ही न काँग्रेस पक्षाचे सदस्य आहोत, न आम आदमी पार्टीचे, न भारतीय जनता पार्टीचे. आम्ही निर्दलीय आहोत आणि सर्वदलीय समर्थन आम्हाला मिळतं जेव्हा आम्ही खरे प्रश्न उठवतो ते. याची किती उदाहरण देऊ? छत्तीसगडचंच उदाहरण देऊ शकते मी. कोई सवाल? 2015ला गुजरात आणि महाराष्ट्रामध्ये हा जो MOU झाला, हा MOU ट्रायब्युनल, नर्मदा वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनल, जो इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट ऍक्टच्या खाली होत असतो. इंदिरा गांधींनी 1969 मध्ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरातमध्ये या धरणाच्या बाबत विवाद होता, म्हणून ट्रायब्युनल नेमला होता. एक आणखीन आपल्याला सांगायचंय, ते नंतर सांगते. त्या ट्रायब्युनलचा जो निकाल आहे त्याच्या विरोधामध्ये कोणीही 2024 पर्यंत जाऊ शकत नाही. आणि कुठलाही कायदा, कारण हा कायदा असतो ट्रायब्युनल अवॉर्ड, त्याला कायद्याचा दर्जा असतो. हे 2000च्या आमच्या सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटमध्ये पण स्पष्ट आहे. त्याच्यात जर बदल करायचा असेल तर विधानसभेमध्ये जायला हवं होतं. विधानसभेतल्या आमदारांनी हे माहिती सुद्धा नाही, तर त्याला मंजुरी कुठे दिली? अधिकाऱ्यांच्या सह्यांनी कायदा बदलतो का? ही गोष्ट जयंतराव पाटलांच्याही पुढे आम्ही आणलेली होती आणि त्याचंही पत्र मी आपल्याला काही कॉपीज देऊ शकेन. परंतु अधिकारी याबद्दल पुनर्विचार करू देत नाहीयेत असं आम्हाला लक्षात आलं. पण हे जे पत्र होतं जयंतराव पाटलांना लिहिलेलं, हे पत्र आजही खरं काय खोटं काय ते सांगत आहे. पण याची वापसी व्हायला पाहिजे असा आमचा आग्रह आहे. हे अग्रीमेंट खतम व्हायला पाहिजे, कारण हे बेकायदेशीर आहे. प्रेस नोट दीजिए अली भाई, प्रेस नोट दे रहे हैं. और कुछ सवाल है आपका? सुप्रीम कोर्टामध्ये 2000, 2005, 2017, 2019 हे आमचे महत्वाचे निर्णय आहेत आणि सगळ्या याचिका या नर्मदा बचाव आंदोलनानेच घातलेल्या आहेत. स्वामीनाथन अंकलेश्वरी अय्यर के टाइम्स ऑफ इंडिया में जो 2 आर्टिकल्स कॉलमिस्ट के नाते आए, वो तद्दन अज्ञान के आधार पर लिखे गए हैं. उसमें से एक हिस्से का जवाब काउंटर व्यू नाम के सोशल मीडिया ने, जो गुजरात का है, छपा हुआ है, आप देख सकते हैं. तो जो जजमेंट्स पढ़ते नहीं है, जिनको ट्राइब्यूनल का पता नहीं है, वो कुछ भी मीडिया पर बोलते रहते हैं. तो हम तो केवल मीडिया सावी नहीं हो सकते हैं. हम धरातल के काम पे लगे हुए हैं. नहीं, और एक बात है, नहीं, हम उनके सदस्य नहीं है, ये मैंने कहा. जो अच्छी बात करेगा, अच्छा निर्णय लेगा, अच्छी नीति लाएगा, उसको हम समर्थन देते हैं. तो यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल है. भारत जोड़ो यात्रा की यही वजह है कि नफरत छोड़ो की बात हमें भी मंजूर है. हमारा देश भर अभियान चल रहा है, जिसकी बात सुनीति ताई रखे तो अच्छा रहेगा. और आज भी भिवंडी से ठाणा जिले की यात्रा शुरू हो रही, जो पैदल यात्रा है. इसके पहले मैं एक केवल और बात कहूँ ताई को जोड़ते हुए कि 2000 में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, मतलब हम लोग जो कानूनी व्यवस्था जो है वो मानने वाले लोग हैं. इसका एक पहला उदाहरण तो यही है कि पूरा अहिंसक सत्याग्रह होने के बावजूद जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया तो उसको स्वीकारते हुए हम लोगों ने
उसमें जो दो चीजें दी थी कि पुनर्वास की पूर्ति और पर्यावरणीय हानि पूर्ति, उसके आधार पर भी अगली हमारी लड़ाई हमने लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हमने पूरा आदर किया है। उसको लेकर तो अभी ताई ने जो कहा कि 2017 तक जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो सारे निर्णय यही कहते हैं कि सरकारें जो कह रही है वो गलत या झूठ है। तो मुझे लगता है कि ये भी है कि कौन बदनामी या बेअदबी कर रहा है कोर्टों की, हम या सरकार, ये भी मुझे लगता है हम लोगों ने सामने रखना चाहिए। हमने ये आह्वान किया है कि खुले मंच पर आइए। बिल्कुल, चुनाव के बाद भी हम तैयार हैं पब्लिक डिबेट के लिए। आप में से कोई मुंबई मराठी पत्रकार संघ भी अगर आयोजित करता है, जैसे जामनगर में हुआ था, जैसे इंडिया टुडे ने किया था, चिमन भाई पटेल और हम आमने सामने बैठकर हुआ था, जैसे वर्ल्ड वाटर फोरम में हुआ था, वहां जिन्होंने हमारा विरोध किया था वो नर्मदा मंत्री जयनारायण व्यास, उनके अभी के आर्टिकल्स आप देख लीजिए। उन्होंने एक होटल में बुलाकर मेरे सामने कुछ लोगों को बुलाकर कहा था कि ये जो कह रही है वो कुछ साल के बाद आप जरूर समझेंगे कि सच्चाई है। उमा भारती ने भी ऐसे ही विधान भवन में मध्य प्रदेश के बुलाकर अधिकारियों को समझाया था। अलग अलग समय पर अलग अलग लोग समझते भी है, लेकिन राजनीति में समझौते के बिना न वो जीत सकते हैं न वो अपनी सत्ता टिका सकते हैं। सगळ्यात महत्त्वाचं जयंत पाटलांशी तुमचं बोलणं झालं, जयंत पाटलांशी तुमचं बोलणं झालं, पत्रव्यवहार झाला असं म्हणाला. या बाबतीत झालं होतं, पण त्यावर निर्णय नाही होऊ शकला आणि सरकार बदललं. महाराष्ट्राच्या विधानसभेला माहितीच नव्हतं का? नाही नाही, कुठे तुम्ही विचारा ना, वेगवेगळ्या आमदारांना विचारा, जे खरे बोलणारे आहेत त्यांना विचारा. महाराष्ट्राच्या कुठल्याच देशात पाणी दिलं होतं गुजरातला? त्यांनी गुजरातला 5 TMC दिले. म्हणते ना तुम्ही, आज महाराष्ट्रातल्या नद्यांचं पाणी गुजरातला दिलं होतं. उपनद्या, नर्मदेच्याच खोऱ्यातल्या ज्या उपनद्या आहेत त्याच्यामध्ये आणि जमिनीवरून वाहणारं जे पाणी आहे त्यातलं 11 TMC पाणी महाराष्ट्राच्या हक्काचं आहे. म्हणजे आपलंच पाणी आहे, त्याच्या पलीकडे आपण थांबू शकत नाही. तर त्याचा पहिला प्लॅन झालेला होता. 379 छोटे छोटे तलाव बांधण्याचा प्लॅन जो आमच्या हातात आहे. आज मी आणलेलं नाही सगळं पहाड एवढं मोठं, पण त्याचा नकारून अचानक हा MOU करार केला गेला. 5.5 TMC गुजरातला जाऊ देणार, आम्ही अडवणार नाही 11 TMC पैकी. का नाही अडवणार? छोट्या छोट्या तलावांनी आमच्या आदिवासीच्या 2 तालुक्यांचं आज असं चित्र आहे की उन्हाळ्यामध्ये रात्री 10 वाजेपर्यंत धडगावमध्ये बायका रस्त्यावरती कडेला बसून वाट पाहतात दूरच्या कुठल्या बोरवेलचं पाणी मिळेल याची. इतकी गंभीर स्थिती नर्मदेच्या खोऱ्यामध्ये असू शकते. आणि तरी हे पाणी न अडवता 1979 पासून 2022 पर्यंत आणि 2015 मध्ये हे पाणी अर्ध गुजरातला देणार. त्याच्याऐवजी उकाईच्या धरणामधून आम्हाला पाणी मिळेल असं आश्वासन या MOU मध्ये आहे, जे खरं होईल असं आम्हाला वाटत नाही. आणि जरी खरं झालं तरी तापीच्या खोऱ्यामध्ये का वळवतात? तापीच्या खोऱ्याचा जल आराखडा हायकोर्टमध्ये प्रस्तुत होऊन चुकलेला आहे. प्रत्येक नदीचा बेसिनचा स्वतंत्र आराखडा असतो. मी वर्ल्ड कमिशन ऑन डॅम्सची कमिशनर म्हणून आपल्याला सांगते की आता प्रत्येक देशामध्ये हे समज झालेली आहे की इंटर बेसिन ट्रान्सफर, रिव्हर बेसिन ट्रान्सफर इज ऍब्सोल्युटली नॉट सस्टेनेबल अँड हेन्स नॉट ऍक्सेप्टेबल. एका रिव्हर बेसिनलाच मॅक्रो युनिट मानून बिगिनिंग विथ मिनी मायक्रोशेड, मिनी वॉटरशेड, मायक्रो वॉटरशेड अँड देन मॅक्रो वॉटरशेड असं प्लॅनिंग करायचं असतं. यानीच नद्या वाहत्या राहतील, नद्या निर्मळ राहायला पाहिजेत, नद्या अविरल राहायला पाहिजेत. हीच आमची आस आहे आणि ध्यास आहे. हे 11 TMC मध्ये जे 5 TMC पाणी गेलं त्यामुळे केलं नाही, आता दिलंय म्हणजे ते आता जात आहे. त्यांनी अडवलेलंच नाही एक पण दुसरं जे आहे उपनद्यांचं ते पाणी 7 प्रकल्पातून अडवणार आणि ते तापीच्या खोऱ्यात वळवणार. म्हणजे असे सातपुडे जे आहेत त्यातलं अर्ध पाणी गुजरातला दिलं, अर्ध पाणी तापीच्या खोऱ्यात वळवणार. आणि ह्या पाण्याच्या बद्दल गुजरातने दिलं तर तेही तापीच्या खोऱ्यात जाणार. म्हणजे नर्मदा खोऱ्याला यांनी पूर्ण वंचित ठेवण्याचा निर्णय का घेतला? नंदुरबार जिल्हा. पण त्यांना आता जळगावपर्यंत पाणी देण्याचं ते बोलतायत. हे काही खरं नाही आणि आम्हाला मंजूर नाही. सगळ्या ग्रामसभेचे ठराव पास झालेले आहेत की आम्हाला सगळ्या पार्टीचा विरोध केला, पण उद्धव ठाकरेंचं नाव घेतलं. काय
नाही, मी सगळ्या पार्टीजना विरोध कुठे केला? मी म्हटलं कुठल्याही पक्षाची मी सदस्य नाहीये. उद्धव ठाकरेंना आपल्याला काय आश्वासित केलं होतं ज्यावेळेस नाही, उद्धव ठाकरेंना त्या 4 मुख्यमंत्र्यांची मीटिंग घ्या, त्यांची रिव्ह्यू कमिटी बनलेली आहे ट्रायब्युनलच्या अनुसार. तर सुप्रीम कोर्टाचा 24 ऑक्टोबर 2019चा माझ्याकडे आहे, तुम्हाला कॉपी पाहिजे असेल त्या निर्णयाची, तर असा निर्णय आला की 4ही मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ शब्द आहे, मीटिंग घ्यावी आणि ठरवावं. तर यांनी कमलनाथ सरकार पडेपर्यंत ती मीटिंग होऊ दिली नाही. त्यांना भीती होती की कमलनाथ सरकार, गेहलोत सरकार आणि उद्धव ठाकरे सरकार म्हणजे हे काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीचं हे कुठेतरी खरं मांडेल. त्याच्यापैकी फक्त उद्धव ठाकरेच त्या मीटिंगमध्ये हजर राहिले. कमलनाथ सरकार कोसळलेलं होतं आणि उद्धव ठाकरेजींनी ऑनलाईन मीटिंग होती, त्याच्या आधी आमचं सगळं ऐकून घेतलं, अधिकाऱ्यांचं ऐकून घेतलं. तेव्हा शेखावत त्या मीटिंगमध्ये म्हणे की आप किसी के सुन के आए हो. तर उद्धव ठाकरेंनी त्याला उत्तर दिलं होतं. ती छोटीशी व्हिडिओ पण आमच्याकडे आहे की त्यांनी उत्तर दिलं होतं की मैं सबका सुन के आया हूं आणि मैं जो सच है वही बोलूंगा. तर ह्याचं कौतुक करण्यासारखं आहेच. जो पण नेता असं करेल त्याचं आम्ही कौतुक करतो. एकनाथ शिंदेंनी घरं दिली तर आम्ही कौतुक करतो. असं काही नाही की आम्ही यांचं करतो त्यांचं नाही करत वगैरे. पण जे खरं आहे, जनतंत्र, संविधान, त्याच्या आधारावरती जर काही झालं नाही तर आम्ही विरोध करतो. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.